Assalamu alaikum. Today's lecture will be about structuralism, as our previous video was about formalism, Russian formalism. So today we will be talking about structuralism. So in the introduction, I have written structuralism is an intellectual movement which began in 1950s and first seen in the works of anthropologist Claude Lévi-Strauss and the literary critic Roland Barthes. तो ये तो हुई ना आगे बात उनकी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस की, रोland बार्थ्स की। देखें, जब हम स्ट्रक्चरलिज्म का हम मतालिया करेंगे तो हम अपने सामने तीन राइटर्स रखेंगे। एक फर्डिनेंड डी सोशर होगा, इसके बाद क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम रोland बार्थ्स के ऊपर बात करेंगे। तो एज़ फार एज दिस लेक्चर इज़ कंसर्न, दिस इज़ प्राइमरली यू कैन से meant for the insights of फर्डिनेंड डी सोशर। तो अब देखें कि स्ट्रक्चरलिज्म को समझने से पहले हमें समझें कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो द की वर्ड इन स्ट्रक्चरलिज्म इज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मीनिंग आमतौर पे होता है ऑर्डर या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब हमारे सामने स्ट्रक्चर का लफ्ज़ आता है तो हमारे सामने ज़ाहिर बिल्डिंग्स आती हैं या हमारे सामने कोई रूम्स, बिल्डिंग, मकानात, हाउसेस वगैरह आते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ों का फ़र्क समझें। अगर मिसाल के तौर पे कि आपके सामने यानी एक गार्बेज का ढेर लगा हुआ हो या ईंटों का ढेर लगा हुआ हो, ठीक है, आप उस स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, लेकिन आप एक होम को या एक बिल्डिंग को, एक घर को आप स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर क्यों कहेंगे? इसका मतलब है कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता। स्ट्रक्चर की चार एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर देयर, यानी ये चार चीज़ें हैं जिसमें पाई जाती है, उसे स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स विच आर सबसर्विडियंट टू द होल। ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। इसके यानी हिस्से होते हैं और हिस्से जो होते हैं ना वो उसके होल के मतहत होते हैं। ठीक है, यानी उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मिसाल ले ले, एक जो होम होता है, एक घर होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है। तो उसके जो रूम्स होते हैं, उसके जो कह सकते हैं ड्राइंग रूम है, किचन है, वॉशरूम है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं वो उस होल के सबसर्विडियंट होते हैं, यानी उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। इसके बाद दूसरी बात है, द कंस्टिट्यूएंट पार्ट डज नॉट हैव द मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस आउटसाइड द स्ट्रक्चर एट लीस्ट इन द सेम वे दैट इट हैज़ विद इन इट। ठीक है, कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्ट को आप स्ट्रक्चर से अलहदा कर देंगे ना, तो उसका वो मीनिंग कम अज़ कम वो नहीं रहेगा कि जो कम अज़ कम वो अपने स्ट्रक्चर के विद इन रखता है। मतलब मिसाल के तौर पे आप देखें कि जैसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम, अब ड्राइंग रूम होता है, उसको यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ड्राइंग रूम इन आइसोलेशन। ठीक है, बट यू व्हाट यू नीड टू डू कि आपको ड्राइंग रूम को जो उसका लार्जर स्ट्रक्चर होता है, जो होम होता है, उसके तनाज़र में समझना पड़ेगा। यानी अगर हम ड्राइंग रूम को उठा के खेत में रख देंगे, ठीक है, तो यानी यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, आप उसे ड्राइंग रूम कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, इन द सेम वे देखें कि एक फ़ैन होता है, ठीक है, या एक सोफ़ा होता है या बेड होता है, तो यानी जब वो उस स्ट्रक्चर के अंदर होंगे तो तभी मीनिंग देंगे ना। अब एक अगर बेड को पकड़ के गली में रख दिया जाए तो उसका वो मीनिंग तो नहीं होगा जो कि उसके यानी स्ट्रक्चर के साथ मिलने से होता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात होती है द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स विद इन द स्ट्रक्चर डू नॉट डराइव देयर रेलिवेंस बिकॉज दे हैव एनी इनहेरेंट क्वालिटी बट बिकॉज ऑफ द वे दे रिलेट टू ईच अदर। यानी इसमें देखें अब मिसाल के तौर पे, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, वो अपना मीनिंग इस तरह इसलिए डराइव नहीं करते कि उनके अंदर मीनिंग पाया जाता है, बल्कि वो अपना मीनिंग दूसरे कंस्टिट्यूएंट के साथ रिलेशन के ज़रिए जो है ना डराइव करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कि एक आपका यानी एक कमरा, एक रूम है, रूम एक स्ट्रक्चर होगा ना। ठीक है, अब रूम के अंदर इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी ये कैसे रूम इसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन से, फ्लोर हो सकता है, इसकी वॉल हो सकती हैं, इसके डोर्स हो सकते हैं, इसके विंडोज़ हो सकती हैं। तो इसमें यानी जो स्ट्रक्चरिस्ट होते हैं उनका ये स्टांस है कि जो उनके कंस्टिट्यूएंट्स के जो मीनिंग होते हैं वो खुद डराइव नहीं होते, उनके अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि हम उनको एक दूसरे के साथ रिलेशन के ज़रिए देखते हैं। यानी जैसे कि सिमांटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना लेक्सिकल रिलेशन या सेंस रिलेशन, कि इसका मतलब होता है कि वर्ड्स अपने मीनिंग आइसोलेशन में नहीं देते, बल्कि जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन के साथ, रिलेशन के साथ हम वो मीनिंग देते हैं। अब इसी तरह आप देखें, इसी हवाले से अगर हम बात करें, एक रूम है, रूम के अंदर मुख्तलिफ उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। मिसाल के तौर पे सोफ़ाज़ हैं, बेड्स हैं, इसके अलावा आप देखें टेबल है। ठीक है, अब वो टेबल जो होता है, टेबल अपना मीनिंग, अगर टेबल आइसोलेशन में होगा तो अपना मीनिंग तो दे ही नहीं सकेगा। यानी टेबल अपना मीनिंग देगा, दिस इज़ टेबल बिकॉज दिस इज़ नॉट अ चेयर, दिस इज़ अ बेड बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सोफ़ा, दिस इज़ अ फ्लोर बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सीलिंग। ठीक है, तो यानी ये रिलेशन के ज़रिए जो होता है ना हम वो उन मीनिंग देते हैं। आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे।
Structures are self-regulated, and the relation between them are guided by the rules which are arbitrary because they are unique to the structure itself, and they do not need any external validation. जो स्ट्रक्चर के रूल होते हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर के, वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, यानी उसे हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि एक स्ट्रक्चर है, यानी मिसाल के तौर पे कि एक होम है, ठीक है। अब एक होम के अंदर एक उसकी जो यानी जो रिलेशनशिप होगी वर्ड्स के दरमियान होगी, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान होगी, वो सेल्फ रेगुलेटरी होगी, ठीक है। यानी हम उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसके ये इसमें बात की गई कि स्ट्रक्चर की इसका मतलब है कि 4 खूबियाँ होती हैं, ये हमने पढ़ा है। कि अगर हम इसी हवाले से देखें जैसे कि अभी मैंने ऊपर एग्जांपल ही बताई थी कि अगर हम गार्बेज के ढेर को स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि क्योंकि उसके अंदर ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं पाई जाती। लेकिन होम को या बिल्डिंग को हम एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, एक चेयर को स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, एक हम टेबल को स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। पीटर पैडी की किताब है जो मैं कंसल्ट की है इस हवाले से लिटरेरी थियरी के ऊपर, तो वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म की तारीफ़ करना, डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि अगर हमें कहा जाए ना स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कुछ कहें तो हम ये कह सकते हैं कि थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, ठीक है। कि किसी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता, रादर दे नीड टू बी कनेक्टेड टू द लार्जर स्ट्रक्चर्स दे आर पार्ट ऑफ, ठीक है। कि यानी उनको लार्जर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करके हम समझ सकते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे कि अभी हमने ये बात की थी कि जो एक बेड है, ठीक है, तो बेड को हम वी कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बेड, ठीक है, अनटिल वी ट्राई टू कनेक्ट इट विद द लार्जर स्ट्रक्चर दैट इट इज़ पार्ट ऑफ। वो लार्जर स्ट्रक्चर होम होगा, एक रूम होगा, रूम के बाद एक होम होगा, ठीक है, तब हम समझ सकते हैं ना। इस तरह देखें कि यानी अगर इंसानी बॉडी की बात करें तो अगर ह्यूमन हार्ट को उसके अंदर से निकाल के बॉडी से अलग करके समझ लिया जाए तो ऐसा तो नहीं समझा जा सकता ना, ठीक है, कि उसको उसके अंदर उसके फंक्शन के अतबार समझा जाएगा ना। तो स्ट्रक्चरलिस्ट यही कहते हैं कि हम चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, बल्कि उसको लार्जर स्ट्रक्चर के साथ हम उसको जोड़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कि जैसे देखिए अगर आपने समझना ए क्या चीज़ है या बी क्या है, तो आपने उसको अंग्रेज़ी ज़बान का जो एक पूरा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डिफाइनिंग स्ट्रक्चरलिज्म। अब आगे की बात होती है फर्डिनेंड डी सशोर के बारे में। चूँकि मैंने बताया इस वीडियो के अंदर हम 3 राइटर्स इस लेक्चर के अंदर 3 राइटर्स आएंगे। फर्डिनेंड डी सशोर आएंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, फिर हम लेवी स्ट्रास के ऊपर, फिर इसके बाद हम रोलैंड बार्थ्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्डिनेंड डी सशोर कौन है? फर्डिनेंड डी सशोर को जैसा कि द स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स नो वेरी वेल दैट फर्डिनेंड डी सशोर ही वाज अ लिंग्विस्ट एंड ही इज़ राइटली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब फर्डिनेंड डी सशोर जो थे वो लैंग्वेज के लिसानियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने कोई किताब वैसे तो नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने जो लेक्चर वगैरह देते थे अपने तुलबा को देते थे, तो उनके तुलबा ने उनकी मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद उनके जो लेक्चर थे उनको कंपाइल किया, तो यहाँ से किताब वजूद में जिसे कहते हैं कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। और वहाँ से जो था ना सशोर के जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुँचे। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उसके की आइडियाज़ जाएंगे कि जो हमारे लिए अहम है। अब इसमें एक उसका आइडिया है फर्डिनेंड डी सशोर का, लॉन्ग और परुल का आइडिया है, ठीक है। तो परुल का मतलब है परुल इज़ द इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज वाइल लॉन्ग इज़ द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ रूल बिहाइंड द परुल, ठीक है। अब जैसे देखें कि मिसाल के तौर पे कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको से बहाते हुए, ठीक है, तो मैं आप जो उल्टो या अंग्रेज़ी बात जिसमें बोल रहा हूँ वो क्या, वो परुल होगा, वो मेरा परुल होगा, यानी मेरा इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो होता है उसे हम परुल कहते हैं। तो लॉन्ग क्या होता है? जो इसके पीछे एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम वर्क कर रहा है ना हमारी ज़बान बोलने के हवाले से, यानी मैंने कौन सा लफ्ज़ बोलना है, कौन सा टेंस यूज़ करना है, कैसे करना है, कौन से प्रेपोजिशन लगानी है, ठीक है, कैसे बात करनी है, तो ये उसका लॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब जो फर्डिनेंड डी सशोर है वो इंटरेस्टेड थे लॉन्ग के अंदर, वो परुल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि फ़लाँ बंदा कैसा बोल रहा है, वो ये इंटरेस्टेड है कि फ़लाँ बंदा अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे सिस्टम कौन सा ऐसा बुलवा रहा है। अब जैसे मैं आपको सादा सी मिसाल समझाता हूँ कि जैसे देखें अगर कोई बच्चा जो था ना वो अंग्रेज़ी सही नहीं लिखता या बोलता नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे का बड़ा कसूर है, ये है वो है, हम उसको देखेंगे कि उसका पूरा लॉन्ग हम देखेंगे। हम देखेंगे बच्ची की तालीम क्या है, किस इदारों से पढ़ा हुआ है, उसकी यानी फैमिली कैसी है, वो किस माहौल में उसकी तालीम हुई है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग जो सशोर था वो क्या था, वो मतलब नाउन से अननाउन की तरफ जाने की कोशिश करता है, कि यानी जो चीज़ जानी गई है उससे पीछे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग और परुल का डिस्टिंक्शन हो गया। इसके बाद सिंक्रोनी और डायक्रोनी है, ये भी
ज़बान की स्टडी के दो तरीके होते हैं, एक सिंक्रोनी होता है, एक डायाक्रोनी होते हैं। देखिए जो डायाक्रोनी का मतलब होता है, डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक को हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। तो सशोर से पहले जो लिसानियात के माहिर थे, जो लिंग्विस्ट थे, जो ज़बान का मुताला करने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के ऊपर जोर देते थे। हिस्टोरिकल स्टडी का मतलब देखिए सादा से ज़बान होता है, यानी डायक्रोनिक स्टडी या हिस्टोरिकल स्टडी का मतलब होता है कि यानी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू टाइम का मतलब होता है हिस्टोरिकली पढ़ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर अंग्रेज़ी ज़बान का एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेके आज तक 20वीं 21वीं सदी तक आप अगर उसका मुताला करते हैं सारा थ्रू आउट, ये आप डायक्रोनिक स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यानी शुरू से हाल तक मुताले नहीं करते बल्कि किसी खास एज का मुताले करते हैं, तो फिर आप सिंक्रोनिक स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर आप चौसर की जो टाइम है, चौसर का एंग्लो जो नॉर्मन टाइम है या जो मेडिवल एजेस हैं, अगर आप उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि इंग्लिश के स्पेलिंग या इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन या इंग्लिश के सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक स्टडी। ठीक है, यहाँ आप 20वीं सदी का मुताला करते हैं। अब इसके सादा से मिसाल आपको मैं समझाता हूँ कि आप अगर एक मूवी देख रहे होते हैं, मूवी अगर आप एक पहले स्टार्ट से लेकर आहल तक देखते हैं ना, तो ऐसे है जैसे आप डायक्रोनिक स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मूवी का आगे करके पीछे करके उससे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो उसका मतलब आप सिंक्रोनिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सशोल जो था वो लैंग्वेज की हिस्टोरिकल स्टडी यानी डायक्रोनिक स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि वो लैंग्वेज की सिंक्रोनिक स्टडी में इंटरेस्टेड था, चूँकि वो लैंग्वेज का एज अ सिस्टम देखना चाहता था। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंसेप्ट है जो सशोर की राइटिंग में आता है, वो आता है साइन। तो सशोर कहता है लैंग्वेज जो होता है सिस्टम ऑफ साइंस है, और साइन जो होता है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, अब सिग्निफायर क्या चीज़ होती है? द साउंड इमेज इज सिग्निफाइड वाइल द कंसेप्ट इज द सिग्निफाइड। वो कहते हैं कि साइन जो होता है वो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक सिग्निफाइड होता है, एक सिग्निफाइड होता है। सिग्निफाइड क्या चीज़ होती है कि जो हम बोलते हैं लिखते हैं ना लफ्ज़ों को, उनको हम सिग्निफाइड कहते हैं, और जो हमारे जहन में उसका आइडिया होता है जहन के अंदर, उसको हम कहते हैं सिग्निफाइड। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब एक हम कहते हैं द फोर लेग्ड एनिमल्स विद सम सर्टन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसको हम डॉग कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, सॉरी अंग्रेज़ी के अंदर डॉग कहते हैं, उर्दू के अंदर हम कुछ कुत्ता कहते हैं, इस तरह अरबी ज़बान के अंदर कल्ब कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये उसका सिग्निफायर है। लेकिन जो हमारे जहन में उसका मेंटल एक पिक्चर आती है, जो कंसेप्ट आता है, वो सिग्निफाइड होता है। तो सशोर कहता है जो रिलेशनशिप सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान होती है वो आर्बिट्ररी होती है, यानी वो लॉजिकल रिलेशन नहीं होती है। ठीक है, यानी ऐसे ही है कि जैसे देखें हमने फोर लेग्ड एनिमल को देखा, हमने उसे कुत्ता कह लिया। जब किसी अंग्रेज़ी बोलने वालों ने देखा उसे डॉग कह लिया, फ्रेंच वालों ने देखा तो उसे कोई और नाम दे दिया, स्पेनिश लोगों ने देखा तो उसे कोई और नाम दे दिया। ठीक है, तो ये सिग्निफाइड का कंसेप्ट होता है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो आर्बिट्ररी होती है। ठीक है, अब इसको आगे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको बाद में करेंगे। अब तीसरी आगे की बात करते हैं लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। अभी हमने जो बात की ना कि देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग, यानी ये यहाँ से बात आती है कि जो साइन होते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान जो रिलेशन है वो प्योरली आर्बिट्ररी होती है। अब अगली बात करते हैं सशोर के लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लैंग्वेज जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं करती, बल्कि लैंग्वेज जो हमारे वर्ल्ड को भी कॉन्स्टिट्यूट करती है। यानी हम जिस तरह दुनिया को देखते हैं ना, द वे दैट वी लुक एट द वर्ल्ड और वे दैट वी व्यू द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, लैंग्वेज होती है, यानी वो उनके मुताबिक ये होता है कि वर्ड्स के अंदर मीनिंग नहीं होता, बल्कि इंसानी दिमाग जो होता है ना, जो इंसान होता है वो उनको मीनिंग देता है। मतलब अब इसकी मिसाल भी बड़ी खूबसूरत है कि वो कहते हैं कि जैसे देखें अब एक लफ्ज़ है फ्रीडम फाइटर, एक टेररिस्ट है, तो वो कहते हैं ये दो लफ्ज़ जो होते हैं इनकी कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान या इंडिया के तनाज़ुर में बात हम करें, तो यहाँ से जो लड़ेगा उनके खिलाफ, तो वो यहाँ से हमारे लिए फ्रीडम फाइटर हो गए, उनके लिए वो टेररिस्ट होगा। ठीक है, इस तरह ये देख ले कि टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर की जो डेफिनेशन है कितनी मतलब सब्जेक्टिव किस्म की डेफिनेशन है। ठीक है, तो वो कहता है कि लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तीसरी आगे की बात है लैंग्वेज रिलेशनल। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि लैंग्वेज रिलेशनल का मतलब होता है कि यानी जो वर्ड्स होते हैं वो अपने मीनिंग एक दूसरे के साथ रिलेशन के जरिए डराइव करते हैं। ठीक है, उनके अंदर मीनिंग नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर टेबल टेबल इज़ अ टेबल बिकॉज दिस इज़ नॉट अ चेयर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि बाइनरी ऑपोजिशन क्या चीज़ है। तो आप देखें कि बाइनरी ऑपोजिशन जो होती है वो हम देखते हैं कि मीन्स अ पेयर ऑफ टू वर्ड्स इन विच वन गेन्स इट्स मीनिंग थ्रू इट्स अपोजिशनल रिलेशन टू दी अदर। जैसे देखें मिसाल के तौर पर डे है ना, अब डे को डिफाइन करने के लिए नाइट का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाइट के बगैर आप डे को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी डे का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नाइट। ठीक है, अब इसके बाद मेल का मतलब क्या आता है? एब्सेंस ऑफ फीमेल। ठीक है, हार्ट का मतलब एब्सेंस ऑफ कोल्ड। ठीक है, तो यानी इसको कहते हैं लैंग्वेज इज रिलेशनल।
ये यानी रिलेशन के ज़रिए हम लैंग्वेज चलती है। अब आगे देखते हैं, आगे होता है कि एप्लीकेशन इन लिटरेचर। अब हम सशोर के जो आइडियाज़ हैं, ये तो प्योरली लिंग्विस्टिक आइडिया है ना, ये तो लिटरेचर के आइडियाज़ नहीं है, क्योंकि सशोर वाज नॉट अ लिटरेरी पर्सन, ही वाज प्राइमरीली अ लिंग्विस्ट। लेकिन बाद में जो स्ट्रक्चरिस्ट आए ना, उन्होंने फर्डिनेंड डी सशोर के इन आइडियाज़ का इतलाक़ लिटरेचर की अदब की स्टडी के ऊपर किया, ठीक है। यानी इवन देखिए आप सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी उनके बारे उनको अगर देखा जाए तो यानी सोशियोलॉजी के अंदर भी स्ट्रक्चरलिज्म आती है, ठीक है। तो अब इसमें जो सशोर थे, सशोर के जो जितनी आइडियाज़ थे, उनके जो इनसाइट थे, उनको लिटरेचर पे अप्लाई किया गया। जैसा कि हम इनको जब हम क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस को पढ़ेंगे या हम रोलन बार्थ को पढ़ेंगे तो ये बात हमें सामने आएगी। अब जैसे देखें कि लॉन्ग और परल का डिस्टिंक्शन हमने ऊपर देखा। लॉन्ग का मतलब होता है कि यानी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम दैट इज़ गवर्निंग दैट आवर लैंग्वेज, ठीक है। तो परल क्या होता है, जो हमारी अपनी यूज़ होती है। अब इसकी मिसाल देखें, अ सिंगल पोइम फॉर एग्जाम्पल ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, ये एक परल है, ठीक है, यानी एक परल है। अब इसको समझने के लिए आप इसे आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहेंगे, ये स्ट्रक्चरलिस्ट का ये उनका नुक्ता नज़र होगा कि अगर आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को समझना है तो आप इसे आइसोलेशन में नहीं समझ, बल्कि आपको उसके लार्जर स्ट्रक्चर के साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक अगर आपने एक यानी कहते हैं कि एक बेड को समझना तो उसको उसके लार्जर स्ट्रक्चर के अंदर समझना पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसे क्या होगा, अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये एक पोइम है, ये एक सोनेट है, ठीक है। अब हम पहले बात है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बाद हमें सोनेट की तरह कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि सोनेट की कौन सी शक्ल है, ठीक है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या दोनों में इसमें क्या सिमिलैरिटी पाई है। फिर हम ये देखेंगे कि सोनेट जो होता है वो क्या होती है। फिर हम सोनेट के बाद जाएंगे लिरिकल होती है, लिरिकल के बाद हम जाएंगे सोनेट जो होती है ये तो लिरिकल पोइट्री की सूरत। फिर इसके बाद हम जाएंगे कि जो सोनेट है वो तो एक पोइट्री की सूरत, पोइट्री का लिटरेचर क्या होता है, मिरर ऑफ लाइफ होता है, वो एक मतलब हास क्या कहते हैं एक यानी कल्चर में पैदा होता है। तो इस तरह देखें कि यानी ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट होता है ये हमें यानी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें उसको लार्जर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करके समझना चाहिए। ये इनका बुनियादी मौक़िफ़ होता है। तो इसके बाद अगले जब हम राइटर्स पढ़ेंगे जैसे क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और रोलन बार्थ, फिर ये चीज़ें ज़्यादा खुल के वाज़ेह होंगी कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं लिटरेचर के हवाले से। थैंक यू सो मच।